तुम लेंस क्यों नहीं लगा लेती? बार बार चश्मा टूट जाता है तुम्हारा। अरे यार, लेंस की आदत नहीं है मुझे। अच्छा चलो, चल के इसे बनवा लेते हैं। चश्मा 1 घंटे में मिलने वाला था। मैंने उससे कहा यही वेट कर लेते हैं। उसने कहा यार चलते हैं ना कहीं, मस्त अदरक वाली चाय पीते हैं। शाम के 7 बज रहे थे। हम थोड़े भीड़ भड़क्के में आगे बढ़े तो उसने धीरे से कहा मुझे कायदे से दिखाई नहीं दे रहा। मैंने हल्का सा डांट के बोला तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा वहाँ बोलती तो तुम चलते ही नहीं। मैंने कहा अब तुम्हें अच्छे से दिखाई तो पड़ नहीं रहा, क्या करोगी? वापस चले? उसने नज़रें झुकाकर धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा अब कहीं भी चलो। मैंने हंसते हुए कहा कितनी फिल्मी हो यार तुम। वो मुस्कुराते हुए बोली तुम नहीं समझोगे। हम थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि उसने मुझसे पूछा इतनी भीड़ में मेरे घर वालों ने तुम्हें देख लिया तो क्या करोगे? मैंने भी टसन में कहा अब हाथ पकड़ ही लिया है तो छोड़ूंगा नहीं। वो झट से बोली कितने फिल्मी हो यार तुम। मैंने हंसते हुए कहा कुछ कुछ होता है। ओ, तुम्हें कुछ कुछ होता है, इतनी पसंद क्यों है? मैं वो क्या है ना, कुछ फिल्में और लोग बस पसंद आ जाते हैं, जैसे मेरे सामने खड़ी हुई एक लड़की। ओ हंसते हुए तुम राइटर क्यों नहीं बन जाते हो? मैं नौकरी नहीं लगी तो बन ही जाऊंगा। ओ जोर से हंसते हुए कितने क्यूट हो यार तुम। मेरा मन कर रहा है बस तुम्हारे गाल पकड़ के कस के दबा लूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा देखो तुम कभी राइटर मत बन जाना। और वो मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे कि मैं पूरी ज़िंदगी उसे ऐसे ही देखने के लिए तैयार था। देखते ही देखते मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई और अगली सुबह मुझे कॉलेज के लिए निकलना था। जाने से पहले मैंने उससे मजाक में कहा आज रात तुम्हारे घर आ जाऊं शादी की बात करने के लिए। उसने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा अच्छा, इतनी हिम्मत है तुम में। ये वो दौर था जब मैं ज़्यादा समझदार नहीं हुआ करता था, शायद इसलिए वो सारी बातें कह देता था जो मुझे कहनी होती थी। मैंने 1-2 सेकंड के लिए और धीरे से कहा देखना एक दिन मैं तुम्हें इसी टेबल पे प्रपोज करूँगा। वो शायद मुझसे ज़्यादा समझदार थी। उसने बस इतना कहा चलो देखते हैं। अब माहौल थोड़ा सीरियस सा हो गया था। मैंने टॉपिक चेंज करने के लिए कहा तुम्हें ये अदरक वाली चाय इतनी पसंद क्यों है? उसने कहा वो क्या है ना, कुछ चीज़ें और लोग बस पसंद आ जाते हैं, जैसे मेरे सामने बैठा हुआ एक लड़का। मैंने हंसते हुए कहा मेरी लाइनें चुराना कब बंद करोगी तुम? उसने धीरे से कहा कभी नहीं। कॉलेज का 3rd ईयर ख़त्म होने वाला ही था जब मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया और हमें दूसरे शहर जाना पड़ा। जब मैं उस शहर से आखिरी बार अपने कॉलेज जा रहा था तो वो मुझे स्टेशन पे मिलने आई। काफ़ी शोर था स्टेशन पे, पर पता नहीं क्यों उस दिन उस मोहल्ले में मुझे एक खामोशी सी लग रही थी। उसने मेरी तरफ ना देखते हुए कहा फिर कब आओगे? और मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा अरे तुम रो क्यों रही हो क्या? उसने कहा नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? और ये कहते हुए वो और रोने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा सुनो, मुझसे शादी करोगी? वो हंसते हुए ज़ोर से बोली 1 नंबर के पागल हो तुम। जाओ अब, ख्याल रखना अपना। और हाँ, कभी मेरा चश्मा टूट गया तो तुम्हें बता दूंगी, वापस आ जाना। आओगे ना? ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और ना जाने क्यों मुझे बहुत ख़राब वाली फीलिंग आने लगी, जैसे कि मेरी ट्रेन नहीं ज़िंदगी छूट रही हो।
मैंने उसको कस के गले लगाया और कहा, तुम मुझसे शादी करो या नहीं, पर तुम भुलाओगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। फाइनल ईयर शुरू होने के 2 दिन पहले उसका फ़ोन आया। काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हो गया? तो उसने बताया, उसे देखने एक लड़का आने वाला है। अपनी गर्लफ्रेंड की शादी की बात सुनकर अक्सर लड़कों का बचपन ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा, अभी तो तुम सिर्फ 21 की हो यार, ये शादी की बात कहाँ से आ गई? वो बोली। मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की, पर वो लोग पीछे पड़े हैं कि देखने में हर्ज क्या है, शादी अभी मत करना, ये है वो है। क्या मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूं? अपनी सरकती हुई हाफ पैंट को एडजस्ट करते हुए मैं रूम से बाहर आ गया और उससे कहा, क्या बताओगी कि मैं क्या करता हूँ? मेरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम क्या है? उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, तो तुम क्या चाहते हो? मैंने थोड़ा सा वक्त लेते हुए कहा, थोड़ा सा वक्त? जिस दिन मेरा प्लेसमेंट हो गया, तुम जिससे कहोगी मैं उससे बात कर लूँगा। उसने बच्चों की तरह सिसकते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे परेशान करना कब छोड़ोगे? और मैं हंसते हुए कहा, कभी नहीं। 6 महीने बीत गए और मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। दिन ब दिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी और ऐसे ही एक दिन फाइनल राउंड से निकलने के बाद मैंने उसे फ़ोन मिलाया, जो उसकी मम्मी ने उठाया। इससे पहले मैं कुछ कहता, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, भगवान के लिए मेरी लड़की का पीछा छोड़ दो प्लीज़ बेटा, उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, मत ख़राब करो उसकी ज़िंदगी। मैं इससे पहले कुछ कह पाता, फ़ोन कट गया। मैंने हिम्मत करके उसे फिर से फ़ोन मिलाया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया और उसी रात मैंने जज्बाती होकर वो फ़ैसला ले लिया जो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला था। अगली सुबह मैंने उसे कॉल किया और उसकी बातें सुने बिना कह दिया कि अब जब तक मेरा प्लेसमेंट नहीं हो जाता तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तुम्हें रुकना है तो रुकना, तुम्हें जाना है तो। और इसके आगे मैं कुछ नहीं कह पाया। उसने रोते हुए बस इतना कहा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और शायद मेरे ईगो ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे फ़ोन मिलाना बंद कर दिया और धीरे धीरे उसके मिस्ड कॉल आने बंद हो गए। कुछ महीनों के बाद जब मेरा प्लेसमेंट हुआ तो मैंने उसे कॉल किया। उसने उठाया नहीं। जब काफ़ी देर तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने उसे मैसेज किया, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जिसका घंटों बाद जवाब आया, मेरी शादी हो रही है। मुझे लगा वो मुझसे नाराज़ है, इसलिए सब कह रही है। मेरी लाख कोशिशों के बाद वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई और अगली ही शाम मैं उसके शहर पहुंच गया। उसी चाय की दुकान पे जहां 1 साल पहले कुछ बातें अधूरी रह गई थी। थोड़ी सहमी हुई वो अपने दुपट्टे को संभालते हुए मेरे सामने आई और हमेशा की तरह मैं उसे देखते हुए बस देखता ही रह गया। उसकी आंखों पे चश्मा नहीं था, चेहरे पे बचपना नहीं था और जैसे वो रोती हुई लड़की जिससे मैं आखिरी बार स्टेशन पे मिला था, वो कोई और ही थी। मैं धीरे से, चश्मे के बिना भी तुम उतनी ही अच्छी लगती हो। ओ, मेरी तरफ ना देखते हुए, थैंक यू, वैसे राइटर हो, कुछ तो नया कहते। मैं हंसते हुए, डरता हूँ कहीं तुम फिर से मेरी लाइनें ना चुरा लो। वो हंसते हुए, तुम आज भी उतने ही फिल्मी हो ना? मैं उसे देखते हुए, और तुम आज भी उतनी ही चाय पीती हो? ओ, बच्चों की तरह। हाँ, अदरक वाली। वो एक बच्चे की तरह थी मेरे लिए। अक्सर मेरी गलतियाँ पे नाराज़ हो जाती थी, मुझसे घंटों बात नहीं करती थी और फिर थोड़ी देर के बाद खुद आकर मुझसे कहती थी, सुनो, मुझसे नाराज़ हो क्या? मुझे लगा था कि मैं इस बार भी उसे हमेशा की तरह मना लूँगा, पर शायद
तब तक ज़िंदगी हमारे टेबल के बीच की दूरी से कहीं आगे निकल चुकी थी, शायद बहुत आगे। तुमने ये लेंस कब से लगाना शुरू कर दिया? 3 महीने हो गए, चश्मा टूट जाता था बार बार। तो तुमने बुलाया क्यों नहीं? थोड़ी दबी सी आवाज़ में। बुलाया तो था, तुम आए ही नहीं। मैं सहमी हुई आवाज़ में, देर हो गई क्या? और घर पे सब कैसे हैं? तुमने बताया नहीं, देर हो गई क्या? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ी, सबसे, और तुम बस ऐसे ही एक दिन मुझे छोड़ के चले गए। मैं बहुत डर गया था यार। मुझे लगा कहीं मेरी वजह से कुछ गलत ना हो जाए। पता नहीं मैं तुम्हें कभी समझा पाऊँ या नहीं, पर अगर हो सके तो मुझे एक मौका दे देना, बस एक मौका। मैं सब पहले जैसा कर दूँगा। उसने जब थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा तो मैंने कहा, पता नहीं मैं इस लायक हूँ भी या नहीं, पता नहीं मैं तुमसे प्यार करता भी हूँ या नहीं, पर मैं जब भी कहीं तुम्हारा नाम देखता हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। जब भी तुम्हें देखता हूँ तो लगता है बस किसी भी तरह मैं इस लड़की को हंसा दूँ, और जब तुम किसी बच्चे की तरह हंसती हो ना, तो मेरा मन करता है मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं, उस पल में, उस आने वाले कल में, सारी ज़िंदगी बस ऐसे ही तुम्हें देखता। मेरी बात काटते हुए, जनवरी में मेरी शादी है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद, क्या मुझे लगा तुम सच में? उसने जब कुछ नहीं किया तो मैंने उसे देखते हुए कहा, बधाई हो यार, तुम्हें फाइनली मिल ही गया जो। मेरी बात काटते हुए, मुझसे नाराज़ हो क्या? मैं नहीं तो। शायद सिसकते हुए, मैं क्या करती यार, मैंने बहुत इंतज़ार किया तुम्हारा। तुम बस एक बार कह देते कि मैं आऊँगा, तुमने कभी कहा ही नहीं। काश मैं तुम्हारे जितना समझदार होता। तो कब है शादी? बताया तो जनवरी में। मैं रात भर वहीं बैठा रहा अकेले। लोग गम में शराब पीते हैं, मैं चाय पीता रहा। अगली सुबह मेरी ट्रेन थी, पर जाने से पहले मैं उससे एक बार मिलना चाहता था, पता नहीं क्यों। मुझे अभी भी उम्मीद थी कुछ हो सकता है कि बस एक बार मैं फिर से कोशिश कर लूँ। उस रात मैंने उसके घर चला गया, उसके घर के नीचे खड़ा होकर उसे कॉल किया और उसके फ़ोन उठाते ही बड़ी बुलंद सी आवाज़ में कहा, मुझसे शादी करोगी? पागल हो तुम, कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर के नीचे बालकनी में आओ। उसे लगा शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, पर वो फिर भी बाहर आई मुझे देखने के लिए, और मुझे देखते ही कहा, तुम सच में पागल हो, पापा ने देख लिया तो? मैं तो चाहता ही हूँ कि वो देख ले। पहले थोड़ा मारेंगे, फिर थोड़े सवाल करेंगे, और फिर मैं उनसे कहूँगा कि आपकी ये जो बेटी है ना, वो बिल्कुल पागल है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है, रोने लगती है, मेरा सर खा जाती है, पर आप चिंता मत करिए, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगा। तुम एक दिन राइटर ज़रूर बनना। मैं हंसते हुए, हाँ, अब तुम नहीं रहोगी तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। सिसकते हुए, तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। तुम रो रही हो क्या? फ़ोन पे समझ नहीं आता कि तुम रो रही हो या हंस रही हो। अभी तो कह रहे थे कि संभाल लोगे, और मैं क्यों रोऊंगी तुम्हारे लिए? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? थोड़ा वक्त लेते हुए, मेरी सबसे अच्छी कहानी हो तुम। उस स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा था, और वो अपना मोबाइल नीचे रखकर बस मुझे ही देख रही थी। मैंने उसे इशारे में फ़ोन वापस कान पे लगाने को कहा, और एक बार फिर धीरे से कहा, सुनो, देर हो गई क्या? उसने रोते हुए कहा, मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। सब कुछ एकदम से इतना शांत हो गया
जैसे फ़ोन पे सिर्फ हमारी सांसें बात कर रही थी। जब वो रोती ही रही तो मैंने कहा, रो मत, इस बार मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। और हाँ, तुम नहीं आई ना तो भी मैं तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा। अपना ख्याल रखना, और हो सके तो आई एम सॉरी यार, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं रात भर स्टेशन पे उस शाम के बारे में सोचता रहा जब ज़िंदगी थोड़ी आसान हुआ करती थी। कितनी आसानी से मैंने उससे कह दिया था ना कि मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और मेरी आने वाली ज़िंदगी इसी बात का बुरा मान गई। अगले दिन मैं उसे फ़ोन करता रहा इस उम्मीद में कि वो मान जाए, पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ। मैं धड़कन का सुनील शेट्टी नहीं बनना चाहता था। एक शाम जब उसने मुझसे यही बात कही तो मुझे लगा कि अगर मैं वाकई उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ तो मैं उसे जाने दूँ, क्योंकि उससे बात करके मैं सिर्फ उसे कमज़ोर करूँगा। एक शाम हमने डिसाइड किया कि वो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर देगी। ये सही था या गलत पता नहीं, पर ज़रूरी था, मुझसे ज़्यादा उसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए। मैंने जाते जाते उससे कहा, मैं आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, पर फिर भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। शायद कभी किसी भीड़ वाले बाज़ार में हम फिर से मिलेंगे। उसने जाते जाते बस इतना कहा, जो हमारे बीच अधूरा रह गया उसे हो सके तो तुम अपनी किताब में पूरा कर देना। कुछ दिनों बाद मेरी ज्वाइनिंग आ गई और अब हमारे शहर भी एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। अगले कुछ दिनों तक मैं फेसबुक पे अपनी बहन की प्रोफाइल से उसकी प्रोफाइल देखता रहा, पर जिस फ़ोन का मुझे इंतज़ार था वो कभी आया ही नहीं। देखते ही देखते जनवरी आ गया और फिर एक धुंधली सी शाम में अपने इंतज़ार से हार मानकर मैंने उसे शादी वाला मेल भेज दिया। मुझे उम्मीद थी कि इस बार तो उसका सॉरी आएगा, पर अगले कुछ दिनों में जब उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैंने गुस्से में आकर लिख दिया, कम से कम मैंने कायदे से इंतज़ार तो किया, पर हाँ, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना, तुम इस लायक नहीं हो। शाम को जब डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाने के बाद मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो मुझे लगा एक आखिरी बार उसे सॉरी बोल देना चाहिए। मैंने एक लंबा सा मेल टाइप किया, उन सभी बातों के साथ जो मैं कभी कहता तो बस वही कहता, पर उस आखिरी आई लव यू के साथ। पता नहीं क्यों मैं उस मेल को कभी सेंड नहीं कर पाया। गलत था वो, बस गलत था। उस मेल को ड्रॉप में छोड़कर मैं शाहरुख खान की दुनिया से बहुत आगे निकल गया। कुछ महीने बीते और धीरे धीरे उस ऑफिस वाली इंग्लिश में वो इश्क वाली उर्दू कहीं खोती चली गई। उन आँखों वाले वादे की जगह टेंडर वाली बातों ने ले ली, और इन सब के बीच वो सीधा साधा लड़का ना चाहते हुए भी खुद से झूठ बोलना सीख गया। वक्त गुजरता चला गया, एक दो राहुल टीना वाली दोस्ती भी हुई। फेसबुक पे मैंने अपने रिश्तेदारों को ब्लॉक करके कुछ तस्वीरें भी लगाई, पर आखिर में बात जब भी इश्क की आती थी ना तो मेरी हालत भी रांझा के कुंदन वाली हो जाती थी। मतलब वही सब, अब साला उठे कौन कौन मेहनत करे फिर से दिल लगाने को, दिल तुड़वाने को। बहरहाल इन सभी चीज़ों में खुशी तलाशते तलाशते लगभग 3 साल बीत गए। हर शाम मैं ऑफिस से घर आता था और घर के किसी कोने में बैठकर ये सोचता था, जैसे उस सामने वाली दीवार पे कुछ होना चाहिए था, जैसे कुछ तो अधूरा है कहीं। ऐसे ही एक आम सी शाम में मैंने अपनी पुरानी वाली डायरी निकाली और वो सारी बातें लिखने लग गया जो कभी मेरी हुआ करती थी।
वो भीड़ वाला बाजार, वो शाम का इंतज़ार, वो सारी बेमतलब की बातें जो इस तजुर्बे से कहीं अच्छी हुआ करती थी। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? यह सब लिखते हुए मेरे चेहरे पे वो खुशी थी जिसे शायद मैं सालों से इंटरनेट पर खोज रहा था। रात के 3 बज रहे थे। अपनी ठंडी सी चाय को साइड में रख के मैं उस मेल को ढूंढने लग गया जो कहीं बहुत पीछे छूट गया था। थोड़ी देर बाद मुझे वो मिला और जैसे ही मिला उसे देख के मेरे होश उड़ गए। बहुत पहले उसका रिप्लाई आया था जो उन हज़ारों मेल्स के बीच मुझे मिस हो गया। उसमें लिखा था, हिम्मत नहीं कर पा रही थी पर हो सके तो आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। उसके इस सॉरी को पढ़ते ही जैसे वो सालों का गुस्सा मैं उस ठंडी चाय के साथ पी गया। मैंने तुरंत दीदी की प्रोफाइल से उसकी प्रोफाइल खोली। एक आध तस्वीरें ही खुली थी जिसमें उसकी शादी वाली तस्वीर नहीं दिखी, पर अच्छा ही था। अब मैं जितना भी कूल दिखाता अपने आप को, पर अक्सर अकेले कमरे में लड़के कुंदन बन ही जाते हैं। मैंने बोलते हुए रिप्लाई किया, तुम अपने इस राइटर को तो भूल ही गई हो। कैसे हो तुम? कुछ दिनों बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया और थोड़े इंतज़ार के बाद एक सहमी सी आवाज़ आई, तुमने अपनी सबसे अच्छी कहानी लिखी क्या? जिस फ़ोन का इंतज़ार मैं इतने सालों से कर रहा था वो एकदम से आ गया तो समझ ही नहीं आया क्या बोलूँ मैं। ऑफिस में अपनी खुशी को छुपाते हुए मैंने धीरे से कहा, तुम राइटर तो नहीं बन गई? और अगली कुछ देर हमारे बीच जो भी रहा ज़्यादा तो नहीं पर बहुत अच्छा सा था। मैं बहुत धीरे से, शादी के बाद तो तुम मुझे भूल ही गई। ओ सहमी सी आवाज़ में, मुझे लगा तुम नाराज़ होगे। मैं था तो, पर मुझे लगा राइटर बनने के लिए ये ज़रूरी भी है। ओ बच्चे की तरह तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो ना? मैं हंसते हुए, कैसी हो तुम? धीरे से, तुम्हारी फ़ोटो देखी फेसबुक पे, अच्छे लगते हो साथ में तुम दोनों। मैं हंसते हुए, अच्छा ओ अच्छी है यार। ओ तुम्हारी तरह परेशान नहीं करती है, बात बात पे गुस्सा नहीं होती। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ओ क्या? मैं धीरे से, सबके सामने उसका हाथ पकड़कर चलना नहीं पड़ता। ओह थोड़ी देर के बाद, काश मैं तुम्हारे जितनी समझदार होती। मैं बिना सोचे, अच्छा है ना, समझदार होती तो आज भी किसी का इंतज़ार कर रही होती। खैर छोड़ो ये सब, मैं दिवाली पे घर आ रहा हूँ, मुझसे मिलने आओगी? ओ आऊँगी। और पता है मैं क्या? ओ कुछ नहीं, तुम आज भी उतने ही फिल्मी हो। कितना अजीब था ना सब कुछ। जिस इंसान के बारे में मैं दिन में कम से कम एक बार सोचता था उससे बात करने में मुझे 3 साल लग गए। बहरहाल अपनी सबसे अच्छी कहानी ख़त्म करते करते नवंबर आ गया और उससे मिलने मैं उसी चाय की दुकान पे पहुंच गया। सब बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। वहाँ बैठे लोग भी ऐसे लग रहे थे जैसे इन्हें मैंने पहले कहीं देखा है। शायद अपना शहर कभी बदलता ही नहीं। उस टेबल की पुरानी खरोचों को देखते हुए मैं उसका इंतज़ार कर रहा था कि तभी सहमी से अपने दुपट्टे को संभालते हुए वो मेरे सामने आ गई। उसके सिले हुए होठ, माथे पे पसीना और आँखों में नमी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कहीं से भागते हुए आई है। उसे देखकर मैं खड़ा हो गया और उस आधे मीटर की दूरी से उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कि वो 4 साल कभी बीच में आए ही नहीं। मैं उसे देखते हुए, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, पर एक बात कहूँ? ओ क्या? मैं उसे ना देखते हुए, तुम्हारे चश्मे की आदत हो गई थी ना मुझे। ओ क्यों? ऐसा क्या था उसमें? मैं गहरी सांस में,
वो क्या है ना, कुछ लोग और बातें बस पसंद आ जाती है। जैसे मेरे सामने बैठा हुआ एक लड़का। मैं हंसते हुए, मेरी लाइनें चुराना कब बंद करोगी तुम? ओ हंसते हुए, कभी नहीं। मैं खुशी से, मैंने हमारी कहानी पूरी कर दी। ओ तो क्या होता है आखिरी में? मैं हंसते हुए, तुम हंसोगी तो नहीं? ओ धीरे से, नहीं। मैं उसकी आंखों में देखते हुए, तुम भरे बाजार में सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहती हो, सुनो, मुझसे शादी करोगी? ओ थोड़ी देर के बाद, तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसे पढ़कर नाराज़ तो नहीं होती है? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ओ शौक में, क्या? फिर वो तस्वीरें, वो बातें, वो सब क्या था? मैं शायद एक सांस में, दोस्त है वो मेरी, अपने बचपन में, शायद तुम्हें जलाने के लिए सोचता था ये सब करके। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, पर सच बताऊँ तो तुम्हारे बाद किसी और के लिए वो फील आई ही नहीं। वो तुम्हें देखकर बस देखते रहने वाली। तुम्हारे बाद जो भी गया मैंने उसे जाने दिया। मेरे एक कहते ही सब कुछ इतना शांत हो गया कि वो दिवाली वाली ठंडी भी मुझे लगने लगी। जब थोड़ी देर तक वो नज़रें झुकाई टेबल को देखती रही तो मैंने बात को संभालने के लिए हंसते हुए कहा, अरे मजाक कर रहा था यार, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी बात काटते हुए, मेरी शादी नहीं हुई। सब रुक गया थोड़ी देर के लिए, वहीं का वहीं, जैसे मेरी सांसें भी। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या कह दिया उसने एकदम से। अपने कांपते हुए हाथों को आपस में मिलाते हुए मैंने किसी तरह सहम को कहा, क्या मतलब? वो बहुत धीरे से, मेरी शादी टूट गई थी शादी से 1 महीने पहले। मैं शौक में, क्या? कैसे? वो सहम के, उनकी डिमांड एकदम से, पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। मैं चिढ़ते हुए, तो तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने कितने मेल भेजे तुम्हें यार, तो इसलिए तुम्हारी प्रोफाइल पे एक भी शादी की तस्वीर नहीं, तुम्हारा नाम भी। अरे यार तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? ओ कैसे बताती मैं तुम्हें, जो किया मैंने तुम्हारे साथ। और फिर जब कुछ दिनों के बाद वो तुम्हारा मैसेज पढ़ा, मैं गुस्से में उसकी बात काटते हुए, तुम पागल हो क्या? 3 साल हो गए यार, 3 साल, कहाँ थी तुम अब तक? ओ ऐसे रोते हुए कि लोग हमें देखने लगे। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, तुम्हें मैसेज भी किया, पर तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं आया। तुम्हारी तस्वीरें देखी तो मुझे लगा तुम मुझसे बात करना ही नहीं। मैं उसकी बात फिर से काटते हुए, थोड़ा सहम कर, क्या लगा यार तुम्हें? क्या लगा? मैं पागलों की तरह तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करता रहा इस उम्मीद में कि तुम आओगी, और क्या किया तुमने? बस एक दिन ऐसे ही मुझे छोड़कर चली गई। ओ रोते हुए, मैं बहुत डर गई थी यार, मुझे लगा मेरी वजह से कुछ गलत ना हो जाए। एंगेजमेंट के बाद मना कर देती तो मम्मी पापा की बहुत बदनामी होती। मैं गुस्से में उठकर चला गया वहाँ से, ये सोचते हुए कि कोई किसी को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है। मैं सीधे स्टेशन पहुँच गया, ठेले वाले से 4 समोसे पैक करवाए और जनरल की टिकट लेकर अगली ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। जब समोसा खाने के बाद मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो मैंने अपना मोबाइल निकाला, जिसमें उसके 10 मिस कॉल और एक मैसेज पड़ा था। हो सके तो मुझे समझने की कोशिश करना, मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ, इस संडे वापस जा रही, अगर हो सके तो एक बार मिलने आ जाना। मैंने रिप्लाई नहीं किया, पर पूरे रास्ते ये सोचता रहा कि इन सब के आखिर में गलती किसकी थी, मेरी या उसकी। अगले कुछ दिनों तक मैं हर रात उसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहा। मिला तो मैं भी सकता था, पर मुझे लगा अगर उसे वाकई मेरी फ़िक्र होगी तो खुद ही मिलाएगी। वैसे अजीब बात पता है क्या थी?
मैं खुद उसे फ़ोन मिलाना चाहता था, पर जैसे भी मेरा ईगो मेरे इश्क पे हावी था। खैर, एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपना ही पुराना वाला मेल देखने लगा और उसे देखते ही मुझे ऐसा लगा कि वो कल वाला मैं इस आज वाले में कितना आज़ाद था ना। मैंने 10 मिनट उस मेल को देखा और पता नहीं मुझे एकदम से क्या हुआ, सारी समझदारी को हवा में उड़ाकर मैंने बिना कुछ सोचे वो मेल उसे सेंड कर दिया। ये सही था या गलत पता नहीं, पर मुझे इस बात की खुशी थी कि अब जो होना है वो तो होगा ही। पर आज से सालों बाद मुझे इस बात का गिला नहीं होगा कि मैंने उसे कभी ये नहीं बताया कि वो मेरे लिए क्या थी। बहरहाल किसी तरह रात बीती और सुबह जब मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो देखा उसका एक मैसेज था। मैं डरा हुआ था, पता नहीं क्या लिखा होगा इसमें, पर जैसे ही मैंने उसे खोला उसमें बस इतना लिखा था, मेरा चश्मा टूट गया है। लगभग 4 साल बाद मैं उसी चश्मे की दुकान के सामने खड़ा था जहाँ से कभी सब कुछ शुरू हुआ था। थोड़ा वक्त लगा पर रात होते होते वो भी आ गई। उसकी आंखों पे चश्मा था और उसके चश्मे को देखकर मैंने हंसते हुए कहा, मैं तुम लेंस क्यों नहीं लगा लेती हो यार, बार बार चश्मा टूट जाता है तुम्हारा। ओ, लेंस की आदत नहीं है मुझे, और ये टूट गया तो ओ, बिना मुझसे पूछे मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर और ओ, मेरी आँखों में देखकर तुमसे कहूँगी कि मैं उसकी आँखों में देखकर कि लगभग एक सांस में कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हूँ, रो रो कर तुम्हारा सर खा जाती हूँ, पर जब मुझे खुश देखकर तुम खुश होते हो ना, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही देखती रहूँ उस पल में, उस आने वाले कल में, सारी ज़िंदगी बस तुम्हें ऐसे ही देखती रहूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से मुझसे कहा, सुनो, मुझसे शादी करोगे? मैंने हंसते हुए कहा, कितनी फिल्मी हो यार तुम। तो उसने मुझे ज़ोर से पीठ पे मारा और किसी बच्चे की तरह कहा, करोगे या नहीं? मैंने वापस उसका हाथ पकड़ा और इससे पहले उसका मूड बदल जाए मैंने धीरे से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसी जगह पे तुमसे फिर कभी ये कह पाऊँगा, पर अब जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ ही लिया है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो हंसते हंसते रोने लगी और फिर मुझे कस के गले लगाकर कहने लगी, मुझे कभी छोड़कर मत चले जाना। मैंने उसके सर पे हाथ रख कर कहा, आई एम सॉरी, गलती मेरी थी, आई एम रियली वेरी सॉरी। उसने सिसकते हुए धीरे से कहा, तुम मेरी लाइनें चुराना कब बंद करोगे? और मैंने धीरे से कहा, कभी नहीं। दोस्तों, कहानी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।